नमस्कार. सिटी न्यूजच्या बातमीपत्रात प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत. आज दिनांक 28 जून 2022 वार मंगळवार. बातमीपत्राची सुरुवात करूया सुविचार मालेने. सुखासाठी जे काही कराल त्यात आनंद मिळेलच असं नाही, परंतु आनंदाने जे काही कराल त्यात सुख नक्की मिळेल. आजचा सुविचार आपण बघितला. आता बघूया बातमीपत्रातील ठळक बातम्या. आपण ठळक बातम्या बघितल्या. आता घेऊया छोटासा ब्रेक. संपूर्ण लग्न बसता आराधना जवाहर रोड अमरावती. किचन गृहिणी से जुड़ा एक अटूट हिस्सा, जहां उसे मिले हर एक चीज अपनी सही जगह पर. इसलिए अंबा स्टेनलेस स्टील किचन ट्रॉली आपको लगने वाली साइज अनुसार, आपके किचन के अनुसार, बिल्कुल आपकी इच्छा अनुसार उच्चतम क्वालिटी के किचन ट्रॉलीज मैन्युफैक्चरिंग से सीधे आप तक, यानी 100% वाजिब दाम. ना देखभाल की जरूरत, ना जंग लगने की परेशानी. आसानी से वॉश करने हेतु उत्कृष्ट कैरियर सिस्टम, साथ ही स्टेनलेस स्टील जीना रेलिंग, डेकोरेटिव ग्रिल एवं गेट भी हम बना कर देते हैं. अंबा स्टेनलेस स्टील किचन ट्रॉली, दस्तूर नगर चौक के पास, MIDC रोड, अमरावती, महाराष्ट्र. ब्रेक नंतर बघूया सविस्तर बातम्या. नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है. और महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक हलचल का हो या भूकंप का हो, अब जाके बैठा है कानूनी शिकंजे में. कानून के अनुसार अब आगे की सरकारें और सदन तय होगा. तो क्या उसमें अड़चन है और क्या सुविधा हो सकती, किस प्रकार पलड़ा किसका भारी बैठ सकता है, क्या बगावत मंजूर होगी, उनके जो अभी टर्मिनेशन के नोटिस दिए हुए क्या वो होंगे या उन्हें पूरा अधिकार मिलेगा, जानते हैं. हमारे साथ में अमरावती के विधिज्ञ ज्येष्ठ विशेषज्ञ प्रशांत देशपांडे. प्रशांत जी नमस्कार, आपका स्वागत है सिटी न्यूज़ चैनल में. वर्तमान में जो अभी राजनीतिक हलचल चल रही है, सदन से सीधी कोर्ट तक पहुंच गई. कोर्ट पे पहुंच गई यानी सीधा सीधा कानून का उसमें दायरा आ गया पूरा. कानून के दायरे में रहकर सरकार किस प्रकार आगे अपनी स्टेप ले सकती है? सही में देखा जाए तो ये जो सिचुएशन आई है अभी महाराष्ट्र में, इसको सरप्राइजिंग बोला जाए, धोखेदायक बोला जाए, उसको कोई अभी वर्ड्स नहीं है. क्योंकि अनफॉर्चुनेट पार्ट है, लेकिन ये फैक्ट ऐसे है कि विधानसभा आज पूरी कोर्ट के दायरे में आ गई, जैसा आप कह रहे हो. और कोर्ट में दायरे में जाने के बाद जो वकील खड़े हुए वो बोल रहे हैं कि कोर्ट को ये करने का अधिकार नहीं है. क्वेश्चन ऐसा कोर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू है जो अभी तक के डिसाइड नहीं हुआ. ऑल्दो सब लोग बोल रहे हैं कि ऐसी ऑर्डर हुई वैसी ऑर्डर हुई, लेकिन जैसा अपन आगे जाएंगे मैं बताऊंगा आपको कि अभी तक के कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं किया. क्योंकि शुरुआत ऐसी हुई थी कि फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट है, अगर है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि नहीं है, कोर्ट को अधिकार है कि नहीं है. ये सब चीज़ें डिसाइड होंगी विद द पासिंग ऑफ टाइम, जो कि मुझे लगता है कि 12 तारीख के बाद जो होगा उस टाइम पे वो सब डिसाइड हो सकता है. जैसे अभी आपने बताया कि ज्यूरिडिक्शन अभी सबका फाइनल होने का, क्या सीधे ये सुप्रीम कोर्ट में एंट्री ले सकते सदन, यानी किसी ने कोई चीज़ का भी किया ही नहीं और सीधे न्याय मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, किसी ने किसी का नुकसान किया नहीं है, सिर्फ एक सारा एक ऐसा एक माहौल बना के रखा कि हमारी सदस्यता चल जाएंगी, वो कहते हैं उपाध्यक्ष कहता है मेरा अधिकार चल गया, इस चीज़ को लेके कि जो कहीं डिसाइड ही नहीं हुआ वो लेके कोर्ट में चल गया. कोर्ट ऐसी चीज़ एंटरटेन करता है क्या? कोर्ट ने एंटरटेन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, यही एक इशू है. क्योंकि इनका दोनों पार्टियों का कहना ऐसा आ रहा है कि इसमें इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं है. जहाँ पे ये दिखेगा कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज हो रहा है
तो मेरे ख्याल से वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई चीज़ होती है तो सुप्रीम कोर्ट जो हाईएस्ट अथॉरिटी है इस देश की वो उनको इन्फ्रिंज करेगा। और वो अभी इशू है, वो हालांकि जो अभी कल परसों के ऑर्डर्स पढ़ी, कल की ऑर्डर पढ़ी, उसमें ये इशू उठाया गया था, लेकिन कोर्ट ने अभी तक के उसको हाथ नहीं लगाया। उन्होंने ये कहा कि जब ये मेरिट पे मैटर आएगा उस वक्त ये डिसाइड किया जाएगा। नहीं, उन्होंने गढ़ छोड़ा नहीं, वो शिवसेना में ही है, वो कोई अभी उन्होंने किया नहीं, और कोई ऐसी एंटी एक्टिविटी पार्टी के उन्होंने किए नहीं। 12 लोगों को निलंबन की नोटिस दे दी, 16 लोगों, अब उनको अधिकार नोटिस देने का है कि नहीं। उन्होंने नोटिस दिया तो उन्होंने बताया कि आपको देने का ये अधिकार नहीं है। अब ये अधिकार क्षेत्र, यानी उपाध्यक्ष खुद भी एक वहाँ पे न्यायाधीश बन के बैठा हुआ है सदन में, उस न्यायाधीश के खिलाफ में दूसरे न्यायाधीश के पास में केस गई है, तो एक न्यायाधीश के खिलाफ दूसरा न्यायाधीश बिना उसकी यानी कोई ऐसे उसने जजमेंट नहीं दिया, उसके खिलाफ में भी यानी एंटरटेन कर सकता है क्या कोर्ट? एग्जैक्टली। पहले ऐसा है कि कोई भी जजमेंट के खिलाफ में ये अपील नहीं है। 2 चीज़ों के लिए पिटिशन दाखिल हुई है। एक, जो डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस आई है 16 लोगों को कि 48 घंटे के अंदर आप उसको जवाब दीजिए, ये एक नोटिस है। ये एक जो पिटिशन है, ये जो गोगावले ने दाखिल किया। दूसरी एक पिटिशन है जो एकनाथ शिंदे ने दाखिल किया है, जिसमें उसको गठन नेता पद पर से निकाल के चौधरी को बैठाया गया। यहाँ पे जो हियरिंग हुआ उसमें एक ही पिटिशन पे अभी तक की हियरिंग हुआ, जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन की 48 आवर्स की नोटिस है। उसमें भी अभी तक के सिर्फ इतना ही इशू है कि जो 48 आवर्स बोले गया है, ये जो टाइम है ये बहुत कम है, हमको टाइम बढ़ा के होना। तो कोर्ट ने टाइम बढ़ा दिया? कोर्ट ने भी टाइम नहीं बढ़ाया। कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया। जो उनकी पार्टी की तरफ से वकील आने वाले थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो पिटिशन है इसमें एक आदमी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उसको भी सुनाया जाए। उसका एफिडेविट कॉल किया, वो एफिडेविट 5 तारीख को आएगा। और ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स ये बोले गया कि 11 तारीख तक हम इनको निकालने वाले नहीं है। ये जो स्टेटमेंट आया वकील का, उस पर बिलीव करके सिर्फ ये बोले गया कि 5 तारीख को एफिडेविट दो, 11 तारीख के बाद हियरिंग होंगी। ऐसी कोई भी रिटर्न ऑर्डर कोर्ट ने पास नहीं किया। नहीं, लेकिन अब 11 तारीख की तारीख दे दी, यानी जो 48 घंटे का कल शाम वो तो कट गया, वो तो चले गया, वो चले गया, तो टल गया ना। उनका एक इशू तो हो गया ना कि हमको टाइम एक्सटेंशन, भले कोई भी टेक्निकल रूप से मिला होगा। वेंटिलेटर लग गए, आज वेंटिलेटर लग गया, हाँ, आज उनको एक्सटेंशन मिल गया। एग्जैक्टली। और दूसरा जो उपाध्यक्ष को अधिकार नहीं है बता रहे थे, हाँ, वो जो है उपाध्यक्ष को अधिकार है कि नहीं। इनका कहना ऐसा है कि जो उपाध्यक्ष के खिलाफ हमने ही ये डाला है नो कॉन्फिडेंस, अगर वो नो कॉन्फिडेंस में आता है तो उसको नेक्स्ट जो लेवल है नोटिस निकालने की, वो अधिकार उसको नहीं रहते। फिर ये जो चीज़ें, ये सब लीगल एस्पेक्ट्स आने वाले हैं। वो पिटिशन अभी तक हियरिंग पे आई नहीं। सदन तो चालू था ही नहीं, तो अविश्वास कहाँ से लाएंगे किसी पे? कैसा, वो जो उनका कहना है कि हम 50 लोग निकल गए, अब वो सरकार माइनॉरिटी में है। सरकार माइनॉरिटी में है तो उसके तरफ जो कुछ चुन के आने वाला है, मेजोरिटी से आने वाला है, उसमें का एक उपाध्यक्ष भी है, उनके खिलाफ हम अविश्वास ला रहे हैं क्योंकि वो मेजोरिटी में नहीं है। अगर वो उसके जगह पे नहीं रहता है तो उसको ये नोटिस निकालने का भी अधिकार नहीं रहेगा। ये जो गुट आपने जो वर्ड वापरा कि एक गट निकला है 50 लोगों का, उनका ये कहना है वो पिटिशन दाखिल है। अब वो पिटिशन अभी तक की हियरिंग पे आई नहीं। आज सिर्फ एक ही पार्ट आया है, 16 लोगों को जो नोटिस गए उतना ही, बाकी कोई चीज़ हियरिंग में आई नहीं। जब उन्होंने कहा कि हम सरकार में नहीं हैं, तो यह सरकार अल्पमत में आ गई। अभी तक उन्होंने कहा कहीं नहीं, वो सिर्फ अपने को मालूम है मीडिया में। नहीं, जो यहाँ उन्होंने कोर्ट में भी तो कहा ना कि ये सरकार, इनको अधिकार नहीं है क्योंकि नहीं, उन्होंने कहा कि में बहुमत नहीं है। नहीं, अभी तक वैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो 48 आवर्स नोटिस है ये इलीगल है। एक चीज उसमें का एक साइड ट्रैक ऐसे कि हमने उनके ऊपर विश्वास लाया है, उनको अधिकार नहीं है, लेकिन वो अभी तक हियरिंग पे आया नहीं है। सिर्फ छोटा सा इशू अभी तक डिसाइड हुआ है 48 आवर्स नोटिस, इसके ऊपर कोई उसको अधिकार है या नहीं है। कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया, लेकिन कहीं तो भी मीडिया में आया, वो कहीं ना कहीं से तो समझो ना चिंगारी है तो धुआं निकल रहा है, धुआं मिला बोल तो कहना है। जब कहा कि हम सरकार में नहीं है, ये सरकार अल्पमत में आ गई, हम उसके साथ में नहीं है, बराबर, तो कहीं पे भी उन्होंने सरकार में जो अपने मंत्री पद लेके बैठे वो भी तो उन्होंने छोड़े नहीं। जब तक खुद होके छोड़ेंगे नहीं, वो तो सरकार में शामिल है, अभी तक ये नहीं मानेगा। एग्जैक्टली अभी आज के सिचुएशन में अगर सरकार मानी जाए तो 50 लोग जो है ये सब सरकार में है। इन्होंने अभी तक के ना नो कॉन्फिडेंस लाया, ना लिख के दिया कि हमने छोड़ा है, ना उनका सपोर्ट निकाला। एज ऑन डेट सरकार वही है जो ये निकलने के पहले थी। आज ये नहीं, मोटा मोटी सरकार अल्पमत में नहीं, ऐसा तो हम बोल सकते ना। बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड नहीं है। जब तक कि ये वो ऐसा डॉक्यूमेंट देंगे नहीं, कोई एप्लीकेशन मूव नहीं करेंगे, जो कि सुना कि आजकल में देने वाले, जो मीडिया बोल रही, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन जब तक ये देंगे नहीं तब तक कि ये अल्पमत में नहीं है। वो भी अल्पमत में तब आएंगी जब इसको राज्यपाल फ्लोर पे लाएंगा और वहाँ पे डिसाइड होगा, तब तक के सरकार अल्पमत में नहीं आ सकती।
अब सरकार, जैसे आपने कहा कि ऐसा कहीं किसी ने लिख के नहीं दिया, कोर्ट ने भी दिया, इन्होंने भी कहा नहीं कि हम सरकार में नहीं है। ये सारी आप जो बता रहे हैं लीगल और पेपर जो भी पेच है, हाँ पेच है, और जो अथेंटिकेट जानकारी है बराबर, कि हम सरकार में से निकल गए। अब राज्यपाल ऐसे में यदि फ्लोर टेस्ट बोलता है, वो सरकार में तो वो है ही, एग्जैक्टली। वो फिर वापस है ना सरकार के खिलाफ में जाके, वो तो सरकार से फिर बगावत कर ली एक बार हाँ। में, सरकार से बगावत कर ली तो उनके खिलाफ भी तो वापस एक्शन हो सकती है। ऐसा कहा गया है कि राज्यपाल को अगर ऐसा लगता है कि चलती हुई सरकार अल्पमत में है तो उनको अधिकार है कि वो इनका मेजॉरिटी प्रूव करने लगा है फ्लोर पे लेके, ये राज्यपाल कर सकते हैं। नहीं, राज्यपाल- लेकिन ये सिचुएशन में जहाँ पे ये मैटर सब्जुडाइज हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सामने, ऐसे वक्त राज्यपाल खुद होके ये करेगा ऐसा मुझे लगता नहीं। नहीं, जैसे अभी वो आपकी भाषा में मीडिया पे बोला जा रहा है कि राज्यपाल सुमोटो लेके फ्लोर टेस्ट करवा सकता है। ऐसे में फ्लोर टेस्ट करवाना, और 38 तो वहाँ पे बैठी है, वो समझो नहीं यहाँ तक पहुँचे। नहीं, 38 यहाँ तक नहीं पहुँचे वो भी बात अलग है, लेकिन राज्यपाल को ये स्टेज में फ्लोर पे कॉन्फिडेंस प्रूव करने के लिए बोलने की कोई कारण नहीं है। जब तक ये 50 लोग लिख के ना दे कि हमने इनको विड्रॉ किया है हमारा सपोर्ट, अगर वो लिख के देते कि हमने सपोर्ट विड्रॉ किया है तो वो सिचुएशन में वो फ्लोर टेस्ट के लिए कॉल कर सकता है। ने उनको एक सारा जाके कुछ तो भी सपोर्टिंग हैंड लगे। कहीं तो भी मैंने सुना था कि ये सारा पेपर पे नहीं, ये फ्लोर पे जाके सदन में जाके Exactly. प्रैक्टिकली आके लेटर नहीं चलता, व्यक्तिगत आके आपको बोलना पड़ता है कि हम नहीं है। वहाँ जाके डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि ये सया है हमारी, हम इतने लोग हैं, हम सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं। सही भी आके, जैसे उस दिन इन्होंने बोगस सही का बोला, बताया था कि भाई अभी तक की साइन उनकी इंग्लिश में थी, यहाँ पे भी मराठी में साइन है, नितिन देशमुख ने जो बोला, मैं कैसे मान लूँ कि ये Exactly. सही है सारा करके। वो सारा का सारा फ्लोर टेस्ट बोले पेपर्स पे और ऑनलाइन नहीं होता, या आभासी पद्धति से नहीं होता, इनको ताकि प्रैक्टिकल सामने आपको टेस्ट फेस टू फेस करना पड़ेगा, फेस टू उनको फेस करना पड़ेगा, और मुंडी अपन जिसकी भाषा हाँ। बोलते हैं मुंडी गिनानी पड़ेगी, काउंटिंग ऑफ हेड्स बोलते हैं अपन काउंटिंग उसको। ऑफ हेड्स बोलते हैं, तो वो करना पड़ेगा। उस समय सरकार की सिचुएशन तय होगी सदन में कि सरकार क्या है, तो उस समय फिर ये कोर्ट की जो है, तो जो उन्होंने कहा कि जैसे अभी उस दिन चालू था, इनको 11 तारीख दे दी, तो इनके जो वकील थे कामत, देवदत्त कामत, उन्होंने कहा कि भाई यदि ये है तो जो सरकार है आप उसको भी स्टेटस को दीजिए कि 11 तारीख तक सरकार के खिलाफ कोई मोशन Exactly, ये हुआ है। उसने कहा कि हम ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं दे सकते। नहीं, उसका इशू ऐसा- अलग था। हाँ, ऐसा- उसका इशू ऐसा था कि जब इन्होंने ये बोला कि सरकार के ऊपर भी नो कॉन्फिडेंस आ सकता है अगर ये 16 डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं तो ये हो सकता है, तो कोर्ट ने ये बोला कि वो अभी इशू ही नहीं है अंडर कंसिडरेशन। अभी अंडर कंसिडरेशन इशू सिर्फ नोटिस टू 16 पर्सन्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन इतना ही है। अगर वो इशू आता है तो आप लिबर्टी में हो कि आप फिर से कोर्ट के पास आओ, यानी वो जो इशू है जो अभी कोर्ट के सामने नहीं है, वो फ्यूचर में होगा नहीं होगा ये प्रिज्यूम करके मैं ऑर्डर नहीं कर सकता हूँ आज। अगर ऐसा इशू कोई राइज अप होता है तो आप कोर्ट में आइए, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कोर्ट में राज्यपाल का बुलाना, राज्यपाल ने कॉल करना, राज्यपाल भी कुछ समय देंगे बुलाने, समझ देंगे ही ना, दो क्योंकि दिन, 3 दिन 4 7 दिन देता ही है कि 7 दिन का समय, तो उस मूवमेंट में जाके ये लोग जाके कोर्ट में जाके उसको स्टे ला सकते हैं। राज्यपाल के ऊपर ऑर्डर पे स्टे आ आ सकते सकते हैं, हैं। भाई कोर्ट में कंसिडरेशन में केस है बिल्कुल तो आ सकते हैं। ये सारा मामला अभी पूरा शायद पेचीदा हो पूरा गया। का पूरा कानूनी उलझन में बना रहेगा। और जो हम बोलते हैं कि विधायक को सबसे ज्यादा अधिकार है और सदन को अधिकार है, ये सदन के अधिकार सारे के सारे अभी कोर्ट में जाने के बाद में इनके अधिकार शायद मुझे लगता है कि कम हो गए, अभी तो। कम हो जाएंगे और सबको कानून के या कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के ही काम करना पड़ेगा। एज पर विम्स काम नहीं कर सकेगा कोई कि मैं इधर का हूँ, मैं उधर का हूँ, मैं ये गुट का हूँ, मैं वो गुट का हूँ। कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से जो होगा वही फाइनल होगा। गट नेता का भी उसमें इशू गट नेता का इशू है, चौधरी के हाँ कि उनका कहना ऐसा है कि गठ नेता जिस ढंग से अपॉइंट होता है सिर्फ उसी ढंग से उसको रिमूव किया जाता है। यानी जिस ढंग से बोले तो जो गठ के चुन के आए हुए लोग हैं उनके मेजॉरिटी से गठ नेता अगर चुन के आता है तो वो मेजॉरिटी से ही गठ नेता बदले जा सकता है। शिवसेना के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि पक्ष प्रमुख है वो गट नेता नियुक्त अब एग्जैक्टली ये आने वाला है कि नियुक्त करेंगे। हाँ, एग्जैक्टली ये आने वाला है कि गठ नेता की डेफिनेशन जो विधानसभा में जो लगाई जाएंगी या जो इंटरप्रिट किया जाएगा कि गठ नेता विधानसभा में कैसा चुन के आएगा, उसके लिए शिवसेना की कॉन्स्टिट्यूशन ओवर पावर करेगी या कॉन्स्टिट्यूशन ओवर पावर जैसे करेगी। उस दिन उपाध्यक्ष नरहरि जिरकर ने कहा था कि विधायक तय नहीं करते गट नेता कौन है, पक्ष प्रमुख तय करता है, यानी वो अधिकृत रूप से Exactly. बोला हुआ है। उन्होंने ऐसा वो कहा है कि ऐसा ऐसा है उनकी भूमिका बराबर। जज करके वहाँ पे उन्होंने जो कहा है कि विधायक तय नहीं करते गट नेता पहले भी अध्यक्ष पक्ष डिक्लेयर प्रमुख करें। किया था और अभी पक्ष प्रमुख कहना था। पक्ष प्रमुख के नाते इन्होंने मुझे चौधरी का नाम दिया तो मैं इसको नियुक्त करता हूँ। बिल्कुल बराबर, वही इशू है, वो भी एक कानूनी इशू हो गया ना
कि गठनेता वो भी कैसे, चैलेंज वो भी चैलेंज हुआ है ना। वो जो एकनाथ शिंदे की पिटीशन है वो उसी पॉइंट पे है कि गठनेता जो चेंज किया गया है उनको अधिकार नहीं है, मेजोरिटी से गठनेता आएगा। एक गठ है, उसका नेता कौन होगा, जो मेजोरिटी से आएगा वो होगा। मुझे दो कंफ्यूजन, एक तो ये कि इनको अधिकार नहीं है नियुक्त करने का, क्योंकि वो खुद अभी अमरावती मध्यवर्ती कारागृहातून 3 कैद्यांनी पलायन केलं। या घटनेने एकच खळबळ माजली असून कारागृहाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे। सोमवारी मध्यरात्री ब्लँकेट व केबलच्या सहाय्याने तिघांनी पलायन केलं। 20 ते 22 वर्ष वयोगटातील तिघेही आहेत। अमरावती मध्यवर्ती कारागृहातून 3 कैद्यांनी पलायन केल्याने खळबळ माजली आहे। कारागृहातील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे। रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील नायासी येथील साहिल अजमल कलसेकर वय वर्ष 33 हा नागपूर कारागृहात शिक्षा भोगत होता। त्याला तेथून अमरावती कारागृहात आणण्यात आलं। तर दुसरा वरुड तालुक्यातील बलापेत शेंदूरजना घाट येथे राहणारा सुमित शिवराम धुर्वे हा 363-376 कलमान्वये शिक्षा भोगत होता। तर तिसरा शेंदूरजना घाटच्या बालापेठ येथील राहणारा 22 वर्षीय रोशन गंगाराम उईके हा देखील शिक्षा भोगत होता। या तिन्ही बंदींनी कारागृहाच्या मेन गेटच्या बाजूला असलेल्या भिंतीवरून ब्लँकेट व केबलच्या साह्याने भिंतीवर चढून उड्या घेऊन पलायन केलं। या घटनेने एकच खळबळ उडाली आहे। घटनेची माहिती मिळताच मंगळवारी सकाळी पोलीस उपायुक्त MM मकानदार, फ्रेझरपुराचे निरीक्षक अनिल कुरळकर यांनी कारागृहाची पाहणी केली। मेन गेटच्या बाजूने पाहणी केली। यावेळी कारागृहातील अधिकाऱ्यांनी सर्व कारागृह जवानांना बोलावलं। अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहामध्ये एक वेगळीच खळबळ निर्माण झालेली आहे। सोमवारच्या रात्री 2:30 वाजताच्या दरम्यान तब्बल 1 नव्हे 2 नव्हे तर 3 बंदी या ठिकाणी रात्री 2:30 वाजता दरम्यान पसार झालेले आहे। माहिती मिळाल्यानुसार या ठिकाणी कंबल आणि केबलच्या द्वारे या ठिकाणी प्रवेशद्वाराच्या बाजूलाच भिंतीवरून उड्या घेऊन त्या ठिकाणी रात्री 3 बंदी पसार झालेला आहे। या घटनेमुळे अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहासह अमरावती पोलीस आयुक्तालय आणि इतर सर्व पोलीस क्षेत्रामध्ये खळबळ निर्माण झालेली आहे। आपण पाहू शकता या ठिकाणी आता पोलिसांचा बंदोबस्त लागलेला आहे। सर्व कर्मचाऱ्यांना या ठिकाणी बोलावण्यात आलेलं आहे। 10 मिनिटांपूर्वीच या ठिकाणी पोलीस उपायुक्त MM मकानदारसह फ्रेझरपुरा पोलीस निरीक्षक कुरळकर यांच्यासह पथकाने या ठिकाणी पाहणी केली, पंचनामा केला। आपल्यासमोर दिसत आहे अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहाचं प्रवेशद्वार आणि याच्या बाजूला भिंतीवरून काहीच अंतरावरून रात्री 2:30 वाजताच्या दरम्यान 3 बंदी उड्या घेऊन पसार झालेला आहे। अतिशय खळबळ निर्माण झालेली आहे। रत्नागिरी जिल्ह्यातील 1 बंदी आणि वरुड तालुक्यातील 2 बंदींचा या ठिकाणी समावेश आहे। आता या बंदींचा पोलीस तपासून शोध घेत आहे। आता या घटनेमुळे अमरावती जिल्ह्यामध्ये अमरावती कारागृह प्रशासन तसेच वरिष्ठ कारागृह प्रशासन काय भूमिका घेईल हे आता व्हिडिओज पाहायला मिळेल। चारही बाजूने चोख बंदोबस्त असताना अचानक मुख्य प्रवेशद्वाराच्या बाजूच्या भिंतीवरून उड्या घेऊन हे कैदी पसार झाले। त्यामुळे कारागृह प्रशासनाच्या सुरक्षेवर आता प्रश्नचिन्ह लागला आहे। अमरावती मध्यवर्ती कारागृहात अट्टल, चोर, दरोडेखोर, दहशतवादी यांनाही ठेवलं जातं। अशी जर कारागृहाची सुरक्षा व्यवस्था असेल तर तेथील काम रामभरोसेच चाललं आहे असं म्हणावं लागेल। राममेघे इंजिनिअरिंग कॉलेजचे दोघे विद्यार्थी परीक्षा देऊन घरी जात असताना लोणी टाकळी येथे त्यांचा भीषण अपघात झाला। गंभीर जखमी अवस्थेत दोघांनाही जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं। हे दोघेही BBAचे विद्यार्थी आहेत। अज्ञात वाहनाच्या धडकेनं हा अपघात झाला। परीक्षा देऊन घरी परतणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा भीषण अपघात सोमवारी झाला। राममेघे इंजिनिअरिंग कॉलेजचे हे दोघेही विद्यार्थी आहेत। लोणी टाकळी भागवत पेट्रोल पंप जवळ हा अपघात झाला। सोमवारी सायंकाळी BBAची परीक्षा देऊन ते गावी परतत होते। 108 क्रमांकाच्या ॲम्ब्युलन्सने दोघांनाही गंभीर अवस्थेत जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल केलं। आशिष वरघट वय वर्ष 27 व आशुतोष निमके वय वर्ष 26 अशी जखमींची नावं आहेत। अपघाताची माहिती मिळताच राममेघे महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी रुग्णालयात धाव घेतली।
आदिवासी मुलं शिक्षणाच्या प्रवाहात यावी यासाठी शासनाच्या वतीनं अनेक योजना राबवल्या जातात. या अंतर्गत पंडित दीनदयाळ स्वयं योजना राबवली जाते. या योजनेतील 2021 व 22च्या शैक्षणिक सत्रातील उर्वरित DBT विद्यार्थ्यांना मिळाला नसल्याने विद्यार्थ्यांनी अपर आदिवासी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केलं, घोषणा दिल्या. अपर आदिवासी आयुक्त कार्यालयासमोर विद्यार्थ्यांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केलं आहे. पंडित दीनदयाळ स्वयं योजनेअंतर्गत शिक्षण घेण्यासाठी विदर्भातील विद्यार्थी अमरावतीत दाखल झाले आहेत. 2021 व 22चा उर्वरित DBT मिळण्याची या विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. DBT न मिळाल्याने त्यांना घरी परतण्याची वेळ आली आहे. आमची पहिली सायकल आली, पण आता जी आमची दुसरी जी सायकल येणार होती त्यांनी म्हटलं पहिला टप्पा म्हणू शकतो आपण. पहिला टप्पा आला आम्हाला, पण तो दुसरा टप्पा पहिला 17 आला आणि पुढचा जो टप्पा आहे तो आणखी यायचाच आहे. पण आता म्हणजे जवळपास आमच्या बुडून भाडं पण भरत आलं तर त्यांना पैसे द्यायची वेळ आली. आम्ही घरी येसरी मागत नाही, कारण की आम्ही त्यांना सांगितलं असं की आम्हाला ओव्हरऑल पूर्ण 52 एवढी DBT मिळते बा म्हणून, पण तरी पण त्याच्यातली जर बघितली तर अर्धा खर्च झाला आहे आमचा, पण बाकीची जी आली नाही आहे ना, त्यामुळं आमचे जे घरमालक आहे ते आम्हालाच बोलत आहे की बा तुम्ही कधीपर्यंत देणार बा म्हणून. तर आम्ही या आशेवर बसलो की बा जे आम्ही आता विचार करतो हे जर देणार तर आमचं ते पुढचं म्हणजे जे काम आहे ते होणार, पण जर हे देणारच नाही तर आमचं मग पुढे होणारच नाही ना. म्हणून आमचे जे पेपर आहे ना सर, ते पेपरची एक्झाम फी सुद्धा आम्ही भरली नाही आहे, तरी आमच्या टीचर लोकांनी आम्हाला पेपर देऊ देऊ, एवढी बेकार परिस्थिती चालू. आणि सर हे पैसे आमच्यामध्ये असे गरीब, एवढे सगळेच गरीब आहेत आदिवासींमध्ये. काही मुलं नाही का सर पैसे नसल्यामुळे घरी चालले गेले. आज माझी फ्रेंड फायनल इयरला होती, ती फायनल इयरला तिने प्रॅक्टिकल एक्झामसुद्धा, आज तिचं फायनल इयरचं वर्ष तसंच राहिलं पैसे नसल्यामुळे. सर आता जर आम्हाला पैसे नाही पाठवले तर मग आम्ही पुढे काय करा, मग आम्ही डिसिजन काय घ्यायचं? आमचं शिक्षण याच्यावरच आहे ना, आम्ही शिक्षण याच्यावरच घेऊन राहिलो ना, मग असे कसे प्रॉब्लेम आहे? आपण कुठून आले? मी आहे यवतमाळ जिल्हा, वणी तालुका. शेकडो विद्यार्थी विदर्भातून दूरहून येथे आले आहेत. मात्र अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरं देत असल्याचा विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे. या विरोधात त्यांनी आंदोलन केलं, घोषणाबाजी केली. हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बिरसा मुंडा की जय। आणि मी वाशिम जिल्हा कारंजा लाट इथून एक छोटंसं गाव इथून आलेली आहे. माझं मत असं आहे सर की जे स्टुडंट आहे सर इथंचा, कारण की खूप दुरून आले, ते शिक्षणासाठी आलेलं आहे आणि त्यांना वेळेवर पैसे पडत नाही, कारण की वेळेवर पैसे न पडत नाही. आणि कारण की त्यांना एवढं तकलीफ होत आहे, कारण की म्हणजे त्यांना मेसबद्दल किंवा सगळे लोक त्यांना बोलून राहिले, कारण रूम मालिक बोलतात, जेवणावाले जे आहे लोक ते बोलतात आणि इतकी सारी तकलीफ होते, कारण की सगळे स्टुडंट आहे जेवढी बी त्यांचे जेवढे पैसे नाही पडले त्यांना एवढी तकलीफ होऊन राहिली, पण यांना हे तकलीफ समजून नाही राहिली. आणि माझं असं मत आहे सर की कारण की किती सारे स्टुडंट आहे सर, किती सारे विद्यार्थी आहे की पैसे नसल्यामुळे घरी पण जाऊन राहिले, कारण की लवकरात लवकर डिग्री पण. किती विद्यार्थी असेल आपल्या या ठिकाणी? किती 50-60 विद्यार्थी. आपण अधिकाऱ्यांशी भेटले सर, काय सांगितलं अधिकाऱ्यांनी? अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे की म्हणत आहे ते की 2 दिवसानं तुम्हाला पडून जाणार म्हणते, आणि ते असेच म्हणून राहिले की 2 दिवसात, पण 2 दिवसात करता 1 महिना गेला, 2 महिने, कारण की पहिले पण 8 दिवसात येऊन गेले आहे की तुमचे 2 दिवसात पडन, 3 दिवसात पडन. स्कॉलरशिप म्हणू शकतो आपण, स्कॉलरशिप टप्पा पहिला टप्पा. पहिला टप्पा सुद्धा काय नाव? सर माझं नाव विठ्ठल खंदारे, निंगनूर तालुका उंबरपेठ जिल्हा यवतमाळ या ठिकाणी मी तशी तक्षशिला महाविद्यालयामध्ये शिकत आहे सर. तर यावर्षी असं म्हणण्यात येते की सर आम्हाला स्कॉलरशिप म्हणजे एकदाही न पडल्यासारखं झालं सर. म्हणजे आम्हाला पूर्ण ओव्हरऑल समजा आम्हाला 12,000 पडते. ही योजनातर्फे गव्हर्नमेंट आम्हाला हे आदिवासीतले विद्यार्थी शिकावं म्हणून आम्हाला ही योजना देतात, पण हे प्रशासनाचं आम्हाला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचं एक षडयंत्र आहे सर. याईनं आम्हाला शिक्षणासाठी पैसे देत नाहीत, त्याच्यामुळं आम्ही शिकू शकत नाही सर. काही विद्यार्थी असे बरेच विद्यार्थी आहे, आज विद्यापीठाचे एक्झाम चालू आहेत सर, तर काही विद्यार्थी असे आहेत ते आता घरी आहेत सर. त्याच्यानं ते काही इथं राहू शकले नाही, कारण की आदिवासी घरातले सर जास्तीत जास्त याची गरिबी घराणं आहे सर. त्याच्यानं इथं रूम करून राहू शकत नाही, म्हणून आम्हाला सरकारनं हे योजना चालू केली. पण ही योजनाच आम्हाला वेळेवर पैसा देत नसाल तर आम्ही काय करावं सर, हे प्रश्न आहे सर. आम्ही इथं म्हणजे कमीत कमी 4-5 महिन्यापासून आम्ही इथं पत्रव्यवहार करतो सर, निवेदन देत राहतो. सर म्हणतात आता पुढच्या हप्त्यात देताल पैसे, नंतर नेक्स्ट टाईम आले पुढच्या हप्त्यात. ते मागच्या सोमवारी आलो सर, तर आम्ही ते म्हणले आम्ही या सोमवारपर्यंत, कालच्या सोमवारपर्यंत तुमचे सगळ्याचे DBT येऊन जाईल. नाही आले तर ATC साहेब म्हणले आम्ही तुम्ही जे करशाल
त्याला आम्ही पूर्ण सहमत दिलं म्हणजे एक स्वच्छ अमरावती सुंदर अमरावतीचा नेहमीच फज्जा उडालेला दिसतो. कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली नेहमीच अमरावती दबलेली असते. रहिवासी परिसर असलेल्या शाळा, मंदिर जेथे आहे अशा ठिकाणी कचऱ्याचे कंटेनर रिकामे केले जात आहेत. प्रभाग क्रमांक 18 राजापेठ संत कंवरराम वार्ड येथील ही परिस्थिती आहे. प्रभाग क्रमांक 18 राजापेठ संत कंवरराम वार्ड येथे शहरातील जमा केलेला कचरा आणून टाकला जातोय. खुल्या प्लॉटमध्ये सर्रास कचरा ओतला जातोय. कंटेनर कटले रिकामे केले जात आहेत. मात्र याकडे सॅनिटरी इन्स्पेक्टरचं लक्ष नाही. हा रहिवासी परिसर आहे. शाळा, मंदिर येथे आहे. शाळा म्हणजे सरस्वतीचं मंदिर व देवाचं मंदिर, येथे स्वच्छता असलीच पाहिजे. मात्र शहरातील कचरा आणून टाकल्याने रहिवाशांचा त्रास वाढला आहे. दुर्गंध व घाणीचं साम्राज्य येथे पसरलेलं आहे. या कचऱ्यामध्ये जनावरंही चरतात व कचरा पसरवतात. सुभाष कॉलनी, पूजा कॉलनी आदी ठिकाणचा कचरा इथे टाकला जातोय. याकडे लक्ष द्यावं अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे. सुभाष कॉलोनी, पूजा कॉलोनी का यहाँ पे कचरा फेंक रहे हो? ये नहीं, अकेला नहीं है, कंपोस्ट डिपो है क्या? आप तो कचरा फेंक रहे हो, फेंक दो, क्या करना है वो बाद में मैं देखता। वो खड़ा है, कांटेक्ट करो। ठीक है, आप देख सकते हो प्रभाग क्रमांक 18 शिव इंग्लिश के पास महानगर पालिका प्रशासन की लापरवाही। यहाँ खुलेआम प्लाट में कंपोस्ट डिपो बनाया गया है, आप देख सकते हो। यह वीडियो नेता मैडम आप अगर देखना चाहोगे तो देखिए। आप कहते हो हर जगह के कचरा उठाया गया है, ये देखिए प्रभाग क्रमांक 18 की ये हालत। हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि इसके ऊपर प्रशासन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा है। आंबेडकरी चळवळीत मोलाचा वाटा असलेले उत्तमराव गवई यांचा 78वा वाढदिवस साजरा करण्यात आला. इरविन चौकातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसरात नेते कार्यकर्त्यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या. यावेळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला पुष्पहार घालून वंदन करण्यात आलं. आंबेडकर चळवळीचे ज्येष्ठ नेते उत्तमराव गवई यांचा 78वा वाढदिवस इरविन चौकातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसरात अनेक आंबेडकरी नेते कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याला हार अर्पण करून या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. उत्तमराव गवई यांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार देऊन यापूर्वी सन्मानित करण्यात आले. त्यांचा आंबेडकर चळवळीत लाखाचा वाटा राहिला. गवई यांनी रिपब्लिकन ऐक्य व्हावे याकरिता अनेक प्रयत्न केलेत. त्यांचा 78वा वाढदिवशी अनेक ज्येष्ठ आंबेडकर नेतेसह अनेक संघटना पदाधिकाऱ्यांनी शुभेच्छा दिल्यात. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते सिद्धार्थ दामोदरे, वंचित बहुजन आघाडी अमरावतीतर्फे पुष्पगुच्छ देऊन हार्दिक शुभेच्छा दिल्यात. चरणदास इंगोले, ॲडव्होकेट PS खडसे, मधुकर अभ्यंकर, गोपीचंद मेश्राम, प्राध्यापक जगदीश गोवर्धन, श्रीकृष्ण बनसोड, डॉक्टर प्रफुल्ल गवई, भारतीय बौद्ध महासभेचे राजू गवई, भीम ब्रिगेडचे राजेश वानखडे, वाहतूक पोलीस निरीक्षक राहुल आठवले, सिद्धार्थ दामोदरसह आंबेडकरी चळवळीतील अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते. एक नजर अन्य महत्त्वाच्या बातम्यांवर. यंदा चांगला पाऊस होईल असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तयारी आटपून पेरणीसाठी सज्ज झालेले आहेत. मात्र तालुक्यात अद्यापही दमदार पावसाचं आगमन न झाल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत वाढ झाल्याचं दिसून येत आहे. यावर्षीही शेतकऱ्याने कर्जबाजारी होऊन कपाशी, तूर व सोयाबीन बियाण्यांची खरेदी केली. परंतु वेळेवर पाऊस नसल्यामुळे पेरण्या खोळंबून शेतकरी हवालदिल झाला आहे. अथक परिश्रमाने शेतीची मशागत शेतकऱ्यांनी केली आहे. महागडं बियाणं, खत खरेदी केली आहे. परंतु पावसाने पाठ फिरवल्याने शेतकरी चिंतेत आहे. तालुक्यात अद्यापही दमदार पाऊस बरसलेला नाही. पेरणीयोग्य पाऊस न झाल्याने शेतकऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. काही मंडळात पाऊस पडलेला आहे तर काही मंडळात पडलेला नाही. म्हणजे उदाहरणार्थ पूर्णा नगर मंडळ, आष्टी मंडळ, निंभा मंडळ इथे अतिशय कमी पाऊस आहे. आणि भातकुली, वासरा या महसूल मंडळात पुरेशा प्रमाणात पाऊस पडलेला आहे.
आणि यापुढेही पावसाचे खंड सांगितलेले, तर शेतकऱ्यांना कृषी खात्यामार्फत पुरेसा पाऊस झाल्याशिवाय पेरणी करू नये असा सल्ला देण्यात येत आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी जमिनीतील ओल तपासून घ्यावी आणि नंतरच पेरणी करावी. पेरणीची अनावश्यक घाई करू नये असे कृषी विभागामार्फत आवाहन करण्यात येत आहे. भातकुली तालुक्याचं आज अखेर पेरणीचं सरासरी क्षेत्र 48,576 हेक्टर आहे. परंतु आज अखेर जर क्षेत्रीय आढावा घेतला असता केवळ 2935 म्हणजेच 2935 हेक्टरवरच पेरा झालेला आहे. तोही 10%पेक्षाही कमी आहे. तर यापुढे देखील शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात येते की पावसाचा म्हणजे पूर्ण पाऊस झाल्याशिवाय पेरणी करू नये. ग्रामपंचायत स्तरावर सार्वजनिक शौचालय बांधकाम करण्यात येत आहे. शासन लाखो रुपयांचा निधी खर्च करून हे बांधकाम करते आहे. मात्र मेळघाट येथील सदर शौचालयाचं बांधकाम संबंधित कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांच्या मिलीभगतमुळे नियमबाह्य व अत्यंत निकृष्ट दर्जाचं बांधण्यात आलं आहे असा आरोप होतो आहे. सिर्फ 2-3 महीने चला होगा, फिर जब से तो बंद का बंद है. ये गंदगी कब से? ये तो कई 10-12 साल से ऐसे ही है. ग्राम सेवक आते क्या? आते देख के चल जाता हो, अभी तक के कुछ करे नहीं उनने. फिर लोग संडास के लिए कहाँ जाते हैं? संडास इधर ही पेटता भारी. कब से? बहुत 15-20 साल से वही चालू है. ये गंदगी जैसे को वैसा है वो, अभी तक की नहीं बना के. धारणी पंचायत समिती अंतर्गत ग्रामपंचायतीमध्ये युद्धस्तरावर सार्वजनिक शौचालयाचं बांधकाम स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत केलं जात आहे. येथे अत्यंत गलिच्छपणा असल्याचं निदर्शनास येत आहे. सार्वजनिक शौचालयास रंगरंगोटी करून स्वच्छ भारत मिशन संबंधित घोषवाक्य लिहिण्यात आले आहे. मात्र शौचालय परिसरात व आतमध्ये देखील घाणीचं साम्राज्य पसरलं आहे. त्यामुळे स्वच्छ भारत मिशनचा फज्जा उडाल्याचं चित्र दिसून येत आहे. बहुतांश सार्वजनिक शौचालयांमध्ये पाण्याची जोडणी केलेली नाही, त्यामुळे येथे नुसती घाणच घाण दिसून येत आहे. मेलघाट को हागंदारी मुक्त बतलाकर यहाँ पर कुछ अधिकारियों ने बड़े बड़े पुरस्कार हासिल किए हैं. यहाँ पर व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मेलघाट के ग्रामीणों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करके शासन की निधि का पूरी तरीके से सत्यानाश किया जा रहा है. अब देखना यह है कि इन सार्वजनिक शौचालयों की जो हालत है वो कितनी बद से बदतर दिखाई दे रही है और यहाँ पर प्रशासन का किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं है. लेकिन फिर भी सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण लगातार हो रहा है. संबंधित कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून बोगस बांधकामांचे देयक काढून शासनाला चुना लावला आहे. यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांनी सुद्धा त्यांची साथ दिली आहे. जिल्हा परिषद अमरावतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविशांत पांडा यांनी मेळघाटात बांधकाम केलं जात असलेल्या सर्व सार्वजनिक शौचालयाची पाहणी करून दोषी कंत्राटदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी मेळघाटात जोर धरत आहे. शकील अहमद, धारणी. जाता जाता पुन्हा एकदा आजच्या ठळक बातम्या. आपण आता सिटी न्यूज चॅनेल आपल्या टी व्हीवर सुद्धा बघू शकता. यामध्ये GTPL चॅनेल नंबर 73, सिटी केबल चॅनेल नंबर 92. जर आपल्या टी व्हीवर सिटी न्यूज चॅनेल दिसत नसेल तर आपण आपल्या केबल ऑपरेटरशी संपर्क करावा. आपण सिटी न्यूज केबलच्या व्यतिरिक्त यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटरवर सुद्धा बघू शकता. याकरता सोशल मीडिया अकाउंट सबस्क्राईब करा, फॉलो करा, लाईक करा.
यूट्यूब अकाउंट सबस्क्राईब करण्याकरता सबस्क्राईब बटनला क्लिक करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, कारण सर्वात आधी बातमी आपल्यापर्यंत पोहोचणार आहे. तसंच सिटी न्यूजचं फेसबुक पेज लाईक करा, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर हँडल फॉलो करा. आपण व्हॉट्सॲपवर सुद्धा सूचना देऊन न्यूज प्राप्त करू शकता. व्हॉट्सॲप नंबर खाली स्क्रीनवर येत आहे. हे बातमीपत्र वेळेवरच थांबवूया. पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडींसह. नमस्कार.